बहू का गृह प्रवेश करते हुए अमृता। आओ बहू, घर में आओ। तुम्हारा इस घर में स्वागत है। आज से तुम दोनों इस घर की बहू हो। अमृता के कहने पर उसकी दोनों बहुएं घर के अंदर आ जाती हैं। उन दोनों में से एक तो अच्छा खासा घूंघट करके रहती है, तो वहीं दूसरी के सर पर जरा भी पल्लू नहीं होता, जिसे देखकर अमृता अपनी बहू श्वेता से कहती है, बहू श्वेता, ये क्या, तुमने अपने सर पर पल्लू तक नहीं रखा। जरा अंजलि को देखो, उसने कितना बड़ा घूंघट रखा है। संस्कार अलग ही दिख रहे हैं। कौन से जमाने में जी रही हो माँ जी? अब कौन घूंघट वगैरह करता है? मैं तो नहीं करती, इसलिए मुझे ये घूंघट की प्रथा बिल्कुल भी पसंद नहीं। अरे भाग्यवान, बस करो। अब क्या यहीं पर बहू की सारी क्लास ले लोगी? अरे इन्हें इनके कमरों में आराम करने के लिए भेज दो। दुर्गेश के कहने पर अमृता अपनी दोनों बहुओं को उनके कमरे में भेज देती है। भेजने से पहले वो उनसे कहती है, देखो मेरी प्यारी बहू, अब आराम से अपने कमरों में जाओ और आराम करो, लेकिन कल समय से उठ जाना। कल तुम्हारी पहली रसोई की रस्म होनी है, जो बहुत जरूरी है। उसमें तुम्हें अपने हाथों का स्वादिष्ट खाना बनाना है। इसी के चलते सभी लोग तुम्हें नेक भी देंगे। पता नहीं क्या हो गया है, शादी हुई है या फिर बवाल हुआ है। जब देखो कोई ना कोई रस्में रह ही जाती है। अब हम आराम करने के लिए अपने कमरे में जा सकते हैं या नहीं जा सकते? माँ जी, ये भी बता दीजिए। श्वेता का ये तड़कता भड़कता जवाब अमृता को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो उन्हें जाने के लिए कह देती है। अगले दिन जब सवेरा होता है तो अमृता की संस्कारी घूंघट वाली बहू समय से उठ जाती है, तो वहीं श्वेता सोती रह जाती है। अंजलि बहू, तुम यहाँ इतने बड़े घूंघट में खाना कैसे बना रही हो? इसे थोड़ा ऊपर कर लो, ताकि तुम्हें इतनी परेशानी न उठानी पड़े। और वैसे तुम यहाँ अकेले ही बना रही हो। श्वेता बहू कहाँ है? माँ जी, श्वेता तो अभी तक आई ही नहीं है। हे भगवान, अभी तक श्वेता बहू सो रही है। उसे इतना भी नहीं पता कि आज पहली रसोई की रस्म है। जाओ अंजलि बहू, पहले उसे उठाकर यहाँ लेकर आओ। अमृता के कहने पर अंजलि श्वेता को उठाने के लिए उसके कमरे के बाहर दरवाजे पर खटखटाती है। श्वेता, उठी नहीं हो क्या अभी तक? जल्दी से उठ जाओ, माँ जी तुम्हें नीचे बुला रही हैं। वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। अंजलि की बातें सुनते ही नींद से उठते हुए श्वेता चिल्लाकर कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दरवाजे के बाहर आने की? मेरा जब मन करेगा तब मैं उठ कर आऊंगी। मुझे किसी की बकवास नहीं सुननी। जाओ और मुझे सोने दो। ऐसा कहने के बाद श्वेता दोबारा से सो जाती है, जिसके बाद बेचारी अंजलि चुपचाप वापस से रसोई में आती है और अपनी पहली रसोई की रस्म को पूरा करने लगती है। उसका सारा खाना बनने के बाद श्वेता अपनी नींद से उठती है और फ्रेश होकर छोटे छोटे कपड़े पहन लेती है, जिसके बाद वो सभी के सामने आती है। हे प्रभु, हे जगन्नाथ, हे ईश्वर, हे परमेश्वर, ये सब क्या चल रहा है मेरे घर के अंदर? अरे बहू, तूने ये कैसे कपड़े पहने हैं, जरा देख तो सही। अगर किसी ने तुझे इतने छोटे कपड़ों में देख लिया तो हमारे घर की कितनी बदनामी होगी। तुझे हमारी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं है क्या? कौन से जमाने की बातें कर रही हो माँ जी? आजकल तो ये सब फैशन है, फैशन। और मैंने इतने छोटे कपड़े भी नहीं पहने। ये वन पीस ही तो पहना है, और ऊपर से मेरा वन पीस घुटने तक है। बहू, तू तो कुछ ज्यादा ही मॉडल निकली। अरे इतने छोटे कपड़े पहनना अपने ससुराल में, वो भी पहले दिन पर ही, ये ठीक थोड़े है। अमृता श्वेता को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो समझती नहीं है। जिसके बाद श्वेता अपनी पहली रसोई की रस्म करने के लिए रसोई में पहुंच जाती है, जहां वो केवल मैगी ही बनाकर लाती है, वो भी अपने लिए। तो वहीं दूसरी तरफ अंजलि ने बहुत ही स्वादिष्ट पकवान बनाए होते हैं, जैसे पनीर चाप, पनीर की भुजिया, पूड़ियाँ, रायता, जिन्हें खाकर सभी लोग उसकी तारीफ करते हैं। बहू, बहुत स्वादिष्ट सब्जी बनाई है अंजलि बहू, बहुत लाजवाब। तुम्हारे हाथों में तो जादू है अंजलि बहू, बहुत स्वादिष्ट लग रहा है ये खाना। अरे माँ, आपकी बहू घूंघट तो बहुत बड़ा करती है, लेकिन इसी के चलते सारे काम भी बहुत अच्छे से करती है। सभी लोग अंजलि को नेक देते हैं, जिसके चलते श्वेता को बहुत बुरा लगता है और उसे गुस्सा भी आता है, जिसके चलते वो अपने मन ही मन सोचती है, अच्छा ऐसी बात है। ये लोग मेरी तारीफ करने की बजाय इस पुराने जमाने के घूंघट वाली बहू की तारीफ कर रहे हैं।
मेरी जेठानी ने इतना भी अच्छा कोई खाना नहीं बनाया जितनी इसको तारीफ मिली है। अब देखती हूँ कल से सब लोग इसकी तारीफ कैसे करेंगे। श्वेता अगले दिन से जब भी अंजलि खाना बनाती है तो वो चोरी छुपे उसके खाने को पूरी तरह से बर्बाद कर देती है और इसी के चलते बेचारी अंजलि को रोजाना सभी की डांट सुननी पड़ती है। बहू, एक तो तुम इतना बड़ा घूंघट करके खाना बनाती हो, ऊपर से खाने में कभी नमक ज्यादा तो कभी मिर्ची ज्यादा। इस तरह कैसे चलेगा? मुझसे इतना नमक वाला खाना नहीं खाया जाएगा। मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, मैं बाहर खाना खा लूंगा। देखा माँ जी, आपकी संस्कारी घूंघट वाली बहू इतना लंबा घूंघट करती है कि उसको इतना ही पता नहीं चलता कि कितना नमक डालना है और कितनी मिर्ची। ऐसा कैसे हो सकता है माँ जी? मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं तो रोजाना सही हिसाब से नमक डालती हूँ और फिर खाना बनने के बाद एक बार चेक भी करती हूँ कि नमक और मिर्ची ज्यादा तो नहीं हुआ। चेक करने के समय तो सब कुछ बराबर होता है, बाद में कैसे ज्यादा कम हो जाता है समझ नहीं आता। बहू रहने दे, हमने तो बस तेरे हाथों का खाना एक ही दिन अच्छे से खाया, उसके बाद तो तूने खाने का नास ही पीटा है। सबकी ऐसी बातें सुनकर बेचारी अंजलि को बहुत बुरा लगता है। तभी श्वेता कहती है, अरे माँ जी, आप इन्हें छोड़ो, मैं आपको अपने हाथों का खाना बनाकर खिलाऊंगी। माँ जी, मैं कोशिश करूंगी कि इस बार मैं आपको अच्छा खाना बनाकर खिला सकूं। ठीक है, फिर इस बार कंपटीशन ही हो जाए कि कौन अच्छा खाना बनाता है, मॉडर्न बहू या फिर घूंघट वाली बहू। रात को खाना दोनों बहू मिलकर बनाने लगती है। अंजलि अपने हिसाब से खाना बनाती है तो श्वेता अपने हिसाब से बनाती है, लेकिन श्वेता अपने खाने से ज्यादा अंजलि के खाने को बिगाड़ने पर लगी रहती है। जैसे ही वो यहाँ वहाँ होती है तो उसके खाने में मिर्ची ज्यादा कर देती है तो कभी नमक। ऐसे ही दोनों बहू पूरा खाना बनाने के बाद टेबल पर लगा देती है। जैसे ही घर के सभी लोग श्वेता का खाना खाते हैं तो सभी बुरा समूह बना लेते हैं। हाय हाय हाय, ये क्या बनाया है तूने श्वेता बहू? इतना बकवास खाना तो कभी मैंने जिंदगी में नहीं खाया होगा। कोई बात नहीं माँ जी, आप मेरे हाथों का बना हुआ खाना खाकर देखिए कैसा बना है। अंजलि के कहने पर सभी लोग उसके हाथों का बना हुआ खाना खाते हैं, जो कि सबको बहुत ज्यादा स्वादिष्ट लगता है और वो सभी उसकी तारीफ करने लगते हैं। अरे वाह बहू, ये हुई ना बात। अब लग रहा है कि तूने खाना बहुत अच्छे से बनाया है, बिल्कुल पहले दिन वाला स्वाद। लेकिन श्वेता ने तो पूरा खाना बिगाड़ कर ही रख दिया। सही कहा माँ जी, अगर मेरा खाना बिगाड़ने से ज्यादा अपना खाना बनाने में ध्यान दिया होता तो शायद ऐसा नहीं होता। जेठानी जी, समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा। खाना बनाते बनाते मैंने तुम्हारा सारा खाना खराब कर दिया था। इतनी सारी नमक और मिर्ची डाली थी, फिर भी आपका खाना इतना स्वादिष्ट कैसे बना? श्वेता अपने मुंह से ही अपने किए धरे के बारे में सबको बता देती है, जिसके बाद अंजलि अपनी सास और घर के सभी मेंबर्स को सब कुछ सच सच बताती है। अगर तुमने मेहनत करके अपने खाने पर ध्यान दिया होता तो ये खाना भी स्वादिष्ट बना होता, लेकिन तुमने हर बार मेरा खाना बर्बाद किया और मुझे डांट खिलाई। ये तुमने अच्छा नहीं किया। मुझे तो यकीन नहीं होता बहू कि तुम ऐसा कर सकती हो। अरे दूसरों को देखने से अच्छा है कि अपनी क्वालिटी पर ध्यान दो। सच्चाई सामने आने पर श्वेता को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सभी से माफी मांगती है। आपने सही कहा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझसे गलती हो गई। आइंदा मैं ऐसा नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दीजिए। और जेठानी जी, आप भी मुझे माफ कर दीजिए। सभी लोग उसे माफ कर देते हैं, जिसके बाद अमृता दोनों बहुओं को एक साधारण बहू की तरह बनाती है। घूंघट वाली बहू को आज के जमाने के तौर तरीके सिखाती है तो वहीं मॉडर्न बहू को संस्कृति में रहना सिखाती है, जिसके बाद उसकी दोनों बहुएं सुधर जाती हैं और दोनों एक ही घर में खुशी खुशी रहने लगती है। अरे वाह, ऑनलाइन ये वेस्टर्न ड्रेस तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है, इसे ऑर्डर कर देती हूँ। वैसे मेरी क्या ठाट बाट है, यहाँ पर आने के बाद अमीर ससुराल के यही तो फायदे हैं। अरे अमीर से याद आया, मेरी बहन तो गरीब ससुराल में गई थी, जरा उसका हालचाल ले लेती हूँ। शेफाली अपनी गरीब बहन सोनाली को कॉल करती है। अरे बहन, कैसी है तू? अरे बहन, तू एक मिनट। ओहो, इतनी खांस क्यों रही है? अरे मैं खाना बना रही थी ना, तो चूल्हे का धुआं चुभ रहा है बहुत देर से। गरीब ससुराल में आई है तो अब ये सारी परेशानी तो तुझे झेलनी ही पड़ेगी। भगवान का शुक्र है कि मैं अमीर ससुराल में आई हूँ। यहाँ तो किचन में चिमनी लगी हुई है, धुआं तो एक सेकंड के लिए भी नहीं होता है यहाँ पर।
अच्छी बात है शेफाली, हम दोनों बहनों में से किसी एक की किस्मत तो चमकी। अच्छा वो क्या है ना, रामू काका मेरे लिए कॉफी ले आए हैं। तुझे तो अपने गरीब ससुराल में कॉफी भी नसीब नहीं होगी, वही पानी वाली चाय बन जाती होगी अदरक डालकर। हाँ बहन, जो है जैसा है वैसा ही रहना पड़ेगा। चल ठीक है, माँ जी मुझे बुला रही हैं। इतने में कॉल कट हो जाता है। तभी अमीर बहन की सास सुमित्रा आती है। अरे बहू, क्या सोफे पर आराम फरमा रही है, जरा दो बात मुझसे भी कर ले। छठ पूजा आने वाली है तो तुझे उसकी तैयारी करनी है और व्रत भी रखना है, और ये बहुत जरूरी होता है। क्या मुझे छठ पूजा करनी पड़ेगी? वो कितना अजीब है माँ जी, नाक से लेकर सर तक सिंदूर लगाना पड़ता है। मुझे नहीं आता कुछ भी करना। बहू क्यों, तुम्हारी माँ भी तो छठ पूजा मनाती है, तो उन्होंने तुम्हें सिखाया नहीं है क्या? नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। माँ ने तो बताया था, पर मैंने पूजा पाठ में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया है। मुझे कोई नॉलेज नहीं है, आप ही बता दीजिए। काश माँ जी भी बातें बता रही तो मैंने ध्यान दिया होता, पर जब मुझे फैशन का चस्का चढ़ गया था। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे। ओ सजना की सजनी, सजली तो सुन ले मेरी बात, वरना बना दूंगी तुझे गजनी। क्या हो गया मम्मा, आप क्यों मुझे बुला रही हो? दिख रहा है ना मैं मेकअप कर रही हूँ, मेकअप का कोर्स वेस्ट नहीं होने दूंगी अपना। गलती करती तुझे मेकअप का कोर्स करवाकर, अब तू शीशे के आगे ही बैठ जाती है। शीशा भी तो नहीं टूटता तेरी बोरिंग सी शक्ल देखकर। छठ पूजा है कल, छठ पूजा की तैयारी कर रही हूं मैं, तुम दोनों को समझाऊंगी इसके बारे में। सोनाली आ गई है, तू भी आ जा। मुझे नहीं जाना। आ रही है या तेरी मेकअप किट लेकर गटर में इसका विसर्जन कर दूं? नहीं नहीं मम्मा, आती हूँ। ऐसा कहकर शेफाली कानों में एयरबड्स लगाकर अपनी माँ के सामने बैठ जाती है और बालों से एयरबड्स को छुपा लेती है। पारो अपनी दोनों बेटी को बहुत महीन तरीके से छठ के बारे में समझाती हैं, पूजा की विधि बताती हैं, जिसे सोनाली अच्छे से समझ जाती है, पर शेफाली कुछ भी नहीं सुनती है। ओ बहू, क्या सोच रही है? कुछ नहीं माँ जी, अपने कांड याद कर रही थी। देख बहू, ये छठ 4 दिन तक चलता है। पहले दिन नहाए खाए, दूसरे दिन खरना की विधि, तीसरे दिन डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाता है, और आखिरी दिन उगते हुए सूरज का अर्घ दिया जाता है। कठिन व्रत रखना होता है, पानी में खड़ा रहना पड़ता है, और सब चीज नियम से करनी पड़ती है। बाकी तू इंटरनेट पर सर्च कर ले। ओके माँ जी। फिर शेफाली इंटरनेट पर सर्च करके कहती है, ओहो क्या है ये, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, और इंटरनेट पर भी 10 तरह के अजीब से प्रसाद बनाने पड़ेंगे मुझे, वो भी चूल्हे पर। नहीं नहीं, बाहर बने हुए आते होंगे, मैं वही परचेज कर लूंगी। फिलहाल तो मैं अपने लिए नए कपड़े और ज्वेलरी लेकर आ जाती हूँ। अमीर शेफाली 2 दिन बाद से छठ पूजा के लिए नोटों की गड्डी लेकर कार में बैठकर सामान खरीदने चली जाती है। फिर वो पहले अपनी महंगी सी साड़ी और ज्वेलरी खरीदती है, फिर बाजार में छठ पूजा का सारा सामान खरीदकर घर आ जाती है। वहीं दूसरी ओर गरीब बहन कहती है, माँ जी परसों छठ पूजा है और हमारे घर में तो खाने तक के लिए पैसे नहीं है। मुकुंद जी की भी तबीयत खराब रहती है, जिस वजह से 1 महीने से ठीक से काम भी नहीं हो पा रहा है, तो उनके मालिक भी हमें पैसे नहीं देंगे। बहू तू सही बोल रही है, पर हम कैसे ना कैसे करके छठ पूजा तो मनानी ही होगी, तभी हमारी मन्नत पूरी होगी। पता नहीं ये गरीबों के बादल कब हमसे छूटेंगे। अरे माँ जी, छठ पूजा सबके दरवाजे पर जाकर भीख मांगकर भी मनाते हैं ना, इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मैं पहले सूप बना लेती हूँ। हाँ बहू, ये ठीक रहेगा। फिर सोनाली जंगल से बांस लाकर अपने लिए बांस की टोकरी और सूप बना लेती है, जिसे हाथ में लिए वो लोगों के दरवाजे पर जाती है। सुनिए बहन जी, छठी मैया के नाम पर मुझे कुछ दे दीजिए। मुझे अपनी छठ पूजा मनाने के लिए चंदा इकट्ठा करना है। कृपा करके मेरी मदद कर दीजिए, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। अच्छा ये ले लो। ऐसे ही सोनाली हर दरवाजे पर भटक कर छठ पूजा का कुछ सामान या पैसे इकट्ठा करती है। कुछ लोग उसे पैसे दे देते हैं, पर कुछ अमीर लोग उसे सुना देते हैं। ओहो देखो देखो, ये गरीब लोग जैसे ही छठ आती है तो अपना सूप और टोकरी लेकर निकल जाते हैं भीख मांगने के लिए। अरे जब भीख मांग कर ही तुम्हें छठ मनानी है तो व्रत ही क्यों करते हो? भाई साहब जी, कुछ छठ पूजा ऐसे भी मनाई जाती है। हाँ, ये अलग बात है कि मैं गरीब हूँ।
अरे जाओ जाओ, यहाँ से तुम्हें कोई फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। आंखों में आंसू लिए सोनाली वहां से दूसरे दरवाजे पर जाती है, जिससे उस पर थोड़े पैसे हो जाते हैं और वो सस्ता छठ पूजा का सामान ले आती है, जिससे कुछ सड़े हुए फल भी मौजूद थे। वहीं 2 दिन बाद नहाया खाया शुरू हो जाता है। गरीब बहन चने की दाल, घिया की सब्जी और भी प्रसाद की चीज बनाती है और घर वालों को खिलाती है। वहीं शेफाली को ये सब खाने में पसंद नहीं था, तो वो पनीर की सब्जी बना लेती है और खरने के दिन खीर पूरी रोटी की जगह अपना पसंदीदा खाना बनाती है और प्रसाद बनाने की जगह ठीक हुआ मिठाई आदि रेडीमेड दुकान से ले आती है। अरे वाह, ये सही है, इसे खाकर मैं व्रत शुरू कर लेती हूँ और चिकन भी खा लेती हूँ। बहुत मन कर रहा है। हे छठी मैया, मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दीजिए। आज का मेकअप मैंने बहुत सुंदर किया है, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। शेफाली चिकन खाकर कुल्ला कर लेती है, फिर व्रत शुरू करती है। वहीं दूसरी ओर सोनाली चूल्हे पर ठीक हुआ अलग अलग प्रकार के प्रसाद और पकवान बनाकर तैयार कर लेती है। फिर अगली शाम डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देती है और फल की टोकरी घर ले आती है। शेफाली भी जैसे तैसे डूबते सूरज को अर्घ्य देकर घर चली आती है। अगली सुबह सोनाली सूर्य को दूध से अर्घ्य देने के लिए तालाब में उतरती है। शीतली बेरैया शीतल दूजे पनिया, सब देव देवता तू आके दे दरसनिया। जोड़े जोड़े फलवा आदित्य देव घटवा पे, तीवरी चढ़ा ले हो, जय हो छठी मैया। मेरी मनोकामना पूरी कीजिए, मेरे घर की गरीबी को खत्म कर दीजिए, अब ये गरीबी नहीं सही जाती। वहीं दूसरी ओर शेफाली अर्घ्य देकर तालाब से बाहर आती है तो सोनाली को देख लेती है। अरे तू भी छठ पूजा मनाने के लिए इसी घाट पर आई है? ये क्या इतनी फटी हुई साड़ी पहनी है? कम से कम आज के दिन तो कुछ अच्छा सा पहन लेती। कहीं तेरी शक्ल सूरत देखकर छठी मैया तेरी मन्नत पूरी करने से इनकार न करते। देख मेरे सोने का सूप, छठी मैया ने मुझे तो सब दिया है। छठी मैया श्रद्धा से प्रसन्न होती है, किसी के गरीब कपड़े देखकर नहीं। अगर छठी मैया ने मेरी मनोकामना पूरी कर दी तो भी मैं एक दिन तेरी तरह ऐसे कपड़े पहनूंगी। जय हो छठी मैया। सोनाली ठंडे पानी में डुबकी मारकर जाने वाली होती है कि छठी मैया दोनों बहनों को दर्शन देती हैं। पुत्री सोनाली, तुमने इतने कष्ट उठाकर भी बड़े प्रेम से मेरे लिए इस व्रत को पूरा किया है। दर दर भटकी हो, इसीलिए मेरा आशीर्वाद है कि अब तुम्हारे जीवन में कभी गरीबी की छाया तुम पर नहीं पड़ेगी। और मेरे लिए जो तुमने स्वादिष्ट पकवान बनाए हैं वो मुझे अत्यंत भाए। शेफाली, तुमने पूजा का मजाक बनाकर रख दिया और इन नियमों का तुमने अनादर किया है। पकवान भी नहीं बनाए, इसीलिए मैं तुम्हारी सारी धन संपत्ति तुमसे वापस ले रही हूँ। इसी का अहंकार है ना तुम्हें? नहीं नहीं छठी मैया, मुझे क्षमा कर दो, मेरी नादानी को क्षमा करो। सोनाली को आशीर्वाद देकर छठी मैया गायब हो जाती हैं। इस बात से सोनाली खुश होती है, पर शेफाली अपनी बहन के आगे गिड़गिड़ाने लगती है। सोनाली, तू ही मेरी मदद कर, छठी मैया मुझसे रुष्ट हो गई है, तो मुझे अच्छे से विधि बताएगी ना? हाँ बहन, जरूर। शेफाली को गलती का एहसास होता है। उसके पश्चात शेफाली की सारी संपत्ति उससे छिन जाती है। फिर अगले साल वो अपनी बहन की मदद से पूरी विधि के साथ छठ पूजा करती है, जिससे उसे संपत्ति और संतान की प्राप्ति होती है। और उसके बाद वो छठी मैया में विश्वास करके पूजा करने लग जाती है और हर साल ऐसे ही छठी मैया की पूजा पूरे विधि विधान से करती है।